Hello everyone, welcome once again in this process dynamic and control course। ये है लेसन नंबर 32 इस कोर्स का और इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन स्टेबिलिटी। सो स्टेबिलिटी पर बेसिकली ये लास्ट लेसन होगा। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 115 इस कोर्स का। हाउ मेनी रूट्स फॉर द गिवन सिस्टम आर लोकेटेड टू द राइट साइड ऑफ द इमेजिनरी एक्सिस। यहाँ पर देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें गिवन है, फोर्थ ऑर्डर का इक्वेशन गिवन है, s पावर 4 प्लस 5 इंटू एस क्यूब माइनस एस स्क्वायर माइनस 17 इंटू एस प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें सिंपल सा चीज पूछा है कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए, इस सिस्टम के लिए कितने रूट ऐसे होंगे जो इमेजिनरी एक्सिस के राइट साइड में एग्जिस्ट करते हो। राइट साइड में एग्जिस्ट करते हो इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर ये इमेजिनरी एक्सिस होता है हमारा, वाई एक्सिस जो होता है, एक्स एक्सिस हमारा रियल एक्स होता है, रियल एक्सिस यहां पर हम ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे। नो, अब हमें देखिए अगर कोई रूट लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करता है तो हम उसको बोलते हैं स्टेबल रीजन में एग्जिस्ट कर रहे हो, एंड अगर कोई राइट साइड में एग्जिस्ट कर रहा है इमेजिनरी एक्सिस के तो उसे हम बोलते हैं अनस्टेबल, ये रीजन होता है, अनस्टेबल सिस्टम रहेगा हमारा, अनस्टेबल रीजन हम इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर इस एरिया में, इस पर्टिकुलर प्लेन में कितने रूट एग्जिस्ट करते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ रूट कैलकुलेट करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, राउथ एरे लिखते हैं। राउथ एरे का जो फर्स्ट कॉलम होता है उसमें हम चेक करते हैं कि कितने बार वहां पर साइन जो है बेसिकली वो चेंज हो रहे हैं, उस बेस पे हम कमेंट करते हैं। नाउ देखिए, तो राउथ एरे में लिख रहा हूं यहां पर इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए राउथ एरे यहां पर होगा। इसके लिए देखिए फर्स्ट यहां पर s पावर 4 का कोफिशिएंट है 1, देन s पावर 3 का है 5, देन -1 है s स्क्वायर का, देन -17 है यहां पर s का, देन 12। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट रो राउथ एरे का। ये हो गया सेकंड रो, यहां पर ऑर्डर जो है वो n इक्वल टू 4 है, तो n+1 रो जो रहेगी टोटल सिस्टम में, तो हम बोल सकते हैं 4+1 यहां पर टोटल 5 रो रहने वाली है सिस्टम में। तो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टोटल 5 रो रहेगी। तो इसका कंपोनेंट मैंने लिख लिया यहाँ पर b1 b2, देन इसका हो जाएगा c1, यहाँ पर c2 0 आने वाला है, देन इसके अलावा यहाँ पर d1, ये कंपोनेंट यहाँ पर रहेंगे। तो ये फर्स्ट जो कॉलम है, इस कॉलम के सारे कंपोनेंट हमको चेक करने हैं कि उनके साइन क्या रहेंगे। सो देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं सबसे पहले b1 हमें कैलकुलेट करना है। तो b1 हो जाएगा हमारा 5 इंटू -1, 5 इंटू -1 माइनस ऑफ 1 इंटू -17 डिवाइड बाई b1 के ऊपर में जो रहता है a2, a0 और a1 ये है यहाँ पर 5। तो यहां से देखिए हमें मिल गया b1 जो है वो मिल गया हमें 2.4 मिल गया ना। अब b2 कैलकुलेट करते हैं, तो b2 हो जाएगा यहाँ पर देखिए b2 बेसिकली यहाँ पर 0 कंसीडर कर लेते हैं नेक्स्ट कोफिशिएंट। तो ये हो गया 5 इंटू 12 माइनस ऑफ 1 इंटू 0, तो ये हो गया 5 इंटू 12 माइनस 0 डिवाइड बाई अगेन b1, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया और ये मिल गया हमें 12। तो b1 एंड b2 कैलकुलेट कर लिया। नाउ c1, तो c1 देखिए क्या होगा, c1 हो जाएगा यहाँ पर b1 इंटू -17 देन 5 इंटू b2, सो ये हो गया b1 इंटू -17 माइनस ऑफ 5 इंटू b2 डिवाइड बाई c1 के जो ऊपर में कोफिशिएंट है b1। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं, जो b1 है वो हमारा है यहाँ पर 2.4 एंड जो b2 है वो हमारा 12। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद यहां से हमें c1 मिल जाता है -42। देन उसके बाद में d1 हम कैलकुलेट करते हैं। तो d1 बेसिकली क्या हो जाएगा, c1 इंटू b2 एंड मल्टीप्लाई माइनस ऑफ b1 इंटू 0 हो गया ये, तो ये हो गया हमारा c1 इंटू b2 माइनस ऑफ 0 और डिवाइड बाई जो d1 के ऊपर में कोफिशिएंट है c1, तो c1 कैंसिल हो गया, d1 इज इक्वल टू b2 और b2 कितना मिला था हमें 12, तो d1 हो गया 12। तो अब देखिए राउथ एरे मेरा यहाँ पर बन गया। राउथ एरे जो है फर्स्ट कोफिशिएंट था 1, 5 -1 -17 12। ओके, तो हमने b1 कैलकुलेट किया, तो b1 हमें मिला 2.4, b2 हमें मिला 12, c1 हमने कैलकुलेट किया -42 एंड d1 हमने कैलकुलेट किया 12। तो ये कोफिशिएंट यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2.4, 12 -42 देन 12। तो ये मेरा हो गया राउथ एरे। राउथ एरे का हमें देखना है यहाँ पर फर्स्ट कॉलम, तो ये वाला फर्स्ट कॉलम है। सो फर्स्ट कॉलम के देखिए कोफिशिएंट आप अगर देखोगे तो देखिए यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर प्लस साइन है। ओके, ये इसके लिए देन ये 2.4 के लिए, देन उसके बाद में माइनस साइन आ गया, तो प्लस से माइनस साइन हुआ, देन उसके बाद अगेन प्लस साइन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 बार साइन चेंज हो रहे हैं। फर्स्ट कॉलम जो राउथ एरे का फर्स्ट कॉलम है उसमें टोटल 2 बार यहाँ पर साइन चेंज हो रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ रूट्स आर द राइट साइड प्लेन, जो नंबर ऑफ रूट जो कि राइट साइड प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं वो होंगे इक्वल टू नंबर ऑफ साइन चेंज, इक्वल टू नंबर ऑफ
साइन चेंजेस इक्वल टू नंबर ऑफ साइन चेंजेस इक्वल टू पॉजिटिव रूट, वो हमारे हो जाएंगे पॉजिटिव रूट्स। तो यहां पर 2 बार साइन चेंज हो रहा है, तो यहां पर करेक्ट आंसर हो गया इसका 2। क्लियर है? देखिए आप डायरेक्टली ये चीज यहां से ही बोल सकते थे कि प्लस से एक बार माइनस हुआ, देन माइनस से प्लस हुआ, लेकिन ये यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। हम जो कमेंट करते हैं वो करते हैं फर्स्ट कॉलम जो है बेसिकली राव तेरे का जो फर्स्ट कॉलम है उसके साइन चेक करते हैं हम। यहां से देखिए हम क्या कमेंट कर सकते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देख के अगर इसमें एक भी माइनस साइन एग्जिस्ट करता है तो हम ये कमेंट कर सकते हैं कि डेफिनेटली इसमें ऐसा एक रूट, इसमें ऐसा रूट हो, यहां से ऐसा एक रूट हमें मिलेगा जो पॉजिटिव साइड, मतलब कि यहां पर इमेजिनरी एक्सिस के राइट हाफ प्लान में एग्जिस्ट करता है। ये इतना हम कमेंट कर सकते हैं। यहां जैसे ही एक आप माइनस साइन देखोगे आप ये कमेंट कर सकते हो कि ये सिस्टम अनस्टेबल होगा। लेकिन कितने रूट, लकीली यहां पर भी 2 बार साइन चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहां से ये कंसेप्ट अपना कंसेप्ट बना लो, ऐसा आपको गलती नहीं करनी है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए ये क्राइटेरिया मीट ना करे। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 116 है इस कोर्स का। फॉर ए क्लोज्ड लूप विद गेन केसी द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज 12 into s cube plus 19 into s square plus 8 into s plus 1 plus kc equal to 0। नाउ इसमें पूछा गया है एट द ऑनसेट ऑफ इनस्टेबिलिटी द वैल्यू ऑफ केसी, केसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, और कंडीशन क्या दी है ऑनसेट ऑफ इनस्टेबिलिटी। तो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, ऑनसेट ऑफ इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है क्रिटिकली स्टेबल सिस्टम। मतलब जो रूट होंगे इमेजिनरी रूट, वो जो रूट होंगे बेसिकली यहां पर इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, वो इमेजिनरी एक्सिस पे प्रेजेंट रहेंगे। तो जब इमेजिनरी एक्सिस पे जब हमारे रूट होते हैं तो हमारा सिस्टम बेसिकली क्या होता है, क्रिटिकली स्टेबल सिस्टम होता है। तो यहां पर इस इक्वेशन के लिए राव तेरे हम लिख सकते हैं अभी, हमें बिकॉज केसी कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट कॉलम जो रहेगा राव तेरे का उसके सारे जो कंपोनेंट है वो पॉजिटिव होने चाहिए उनका साइन, तो वहां से हम केसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। राव तेरे यहां से हो जाएगा राव तेरे, देखिए सबसे पहले तो आपको ऑर्डर देखना है, इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो थर्ड ऑर्डर गिवन है, तो टोटल राव जो इसमें जो रो है, रो टोटल हो जाएंगी देखिए n+1, यहां पर n3 गिवन है तो n+1, टोटल 4 रो हमारे पास में मिलेगी 3। ओके, देन उसके बाद में 4th। तो फर्स्ट 2 रो तो हम यहां पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से लिखते हैं। फर्स्ट कोएफिशिएंट है 12, देन 19, देन 8, देन 1 plus kc। ओके, यहां पर 0 0 लिख सकते हो। नेक्स्ट आप नाउ नेक्स्ट यहां पर हो गया b1, यहां पर b2, यहां पर c1, यहां पर c2। नाउ अब देखिए हम कैलकुलेट करेंगे ये कोएफिशिएंट, तो b1 हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। b1 हो जाएगा यहां पर 19 into 8 माइनस ऑफ 12 into 1 plus kc अपॉन 19, ये हो गया मेरा b1। इसको आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा ये माइनस 140 माइनस 12 kc अपॉन 19, ये हो गया b1। नाउ इसके बाद देखिए अब यहां पर आप c1, ये तो b2 तो 0 मिलने वाला है, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिलेगा, c2 भी 0 मिलेगा। नाउ अब c1 कैलकुलेट करते हैं तो c1 हो जाएगा b1 into 1 plus kc, ये 0 है तो 19 into 0, ये 0 हो गया, डिवाइड बाई b1, तो b1 से b1 कैंसिल हो गया, c1 क्या मिल गया 1 plus kc। तो 1 plus kc अगर kc पॉजिटिव वैल्यू है तो उस केस में ये जो c1 है पॉजिटिव रहेगा। लेकिन यहां पर b1 देखिए, b1 है 140 माइनस 12 इंटू kc अपॉन 19, तो ये जो कंडीशन गिवन है ना ऑन सेट ऑफ इनस्टेबिलिटी, क्रिटिकली स्टेबल कंडीशन, तो उसमें इस b1 को देखिए क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। हमें पता है ऑन सेट ऑफ स्टेबिलिटी मतलब kc की वो वैल्यू जहां पर सिस्टम हमारा क्रिटिकली स्टेबल होता है, उस केस में कंडीशन एक फॉलो होती है, आपको याद है कि जिस ऑर्डर का हमारा इक्वेशन होता है, मतलब nth ऑर्डर यहां पर देखिए थर्ड ऑर्डर गिवन है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, तो थर्ड रो जो है बेसिकली इसके कोएफिशिएंट 0 हो जाएंगे, इसके कोएफिशिएंट 0 हो जाएंगे। और अगर आप कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना चाहते हो, इमेजिनरी कोएफिशिएंट, इमेजिनरी रूट्स आप कैलकुलेट करना चाहते हो उस इक्वेशन के, तो जो n-1 रो रहती है उसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं c into s² plus d equal to 0, where c and d are the coefficient of the n-1th रो। ये प्रॉपर तरीका होता है अगर इमेजिनरी रूट निकालें। लेकिन यहाँ तो हमें kc की वैल्यू कमेंट करनी है, तो बस आप इस में b1 जो कोएफिशिएंट है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, बिकॉज क्रिटिकली स्टेबल कंडीशन गिवन है। तो यहां से मुझे मिल जाएगा 140 माइनस 12 इंटू kc इक्वल टू 0, और यहां से अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा kc इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाई 12, तो ये हो गया kc इक्वल टू 11.667। तो ये इसका है करेक्ट आंसर 11.667, यहां पर इसका करेक्ट आंसर है। ऑन सेट ऑफ इनस्टेबिलिटी के लिए kc की वैल्यू होगी 11.667। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 117 है इस कोर्स का। एक ब्लॉक डायग्राम हमें गिवन है, इस ब्लॉक डायग्राम के लिए देखिए हमें कैलकुलेट करना है kc। ब्लॉक डायग्राम गिवन है हमें,
So calculate the Kc for stable system and find the value of imaginary roots. जो मैंने लास्ट में अभी बोला था कि इमेजिनरी रूट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए nth रो के जो एलिमेंट होते हैं वो 0 हो जाते हैं और n-1th रो जो है उसके लिए हम यूज करते हैं c इंटू एस स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0. तो वो हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 117 में. तो बिकॉज हमें पूछा गया यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ इमेजिनरी रूट्स इन केस ऑफ मार्जिनली स्टेबल. इन केस ऑफ मार्जिनली स्टेबल वही हो गया जहां पर केसी बेसिकली केसी का जब मार्जिनली स्टेबल की कंडीशन हम बात करते हैं तो वहां पर nth रो के जो एलिमेंट है, जो कंपोनेंट है, वो बेसिकली क्या है, 0 हो जाते हैं, इक्वल टू 0 हो जाएंगे. उसी केस में हम n-1th रो वाली कंडीशन यूज करेंगे. क्लियर है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम के लिए. देखिए ओके, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी सबसे पहले. तो हम इस क्वेश्चन के लिए लिखते हैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है 1 प्लस जी ओपन लूप इज इक्वल टू 0. ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी. जी ओपन लूप लिख सकते हो आप इसके लिए. देखिए पाई फॉरवर्ड इनटू इमेजिनरी एलिमेंट का जो ट्रांसफर फंक्शन है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ओपन लूप मिल जाता है. तो ये हो गया 1 प्लस के सी इंटू 1 अपॉन टाउ 1 इंटू एस प्लस 1 इंटू टाउ 2 इंटू एस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन टाउ 3 इंटू एस प्लस 1. ये हमारा हो गया 1 प्लस जी ओपन लूप इक्वल टू 0 के लिए इक्वेशन. नाउ इसको हम सोल्व कर लेंगे और हमें देखिए टाउ 1 इक्वल टू 1 गिवन है, टाउ 2 इक्वल टू 2 गिवन है, टाउ 3 इक्वल टू 3 गिवन है, 1 2 3 गिवन है डायरेक्टली. तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर. तो देखिए इसको सोल्व कर लेंगे, उसके बाद में ये आ जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ये टाउ 2 2 है और टाउ 3 3 है. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा s प्लस 1 इंटू 2s प्लस 1 इंटू 3s प्लस 1, एलसीएम ले लिया मैंने, प्लस के सी इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लीजिए. तो यहां से सोल्व करने के बाद में इस इक्वेशन से हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी थर्ड ऑर्डर की 6 इंटू एस क्यूब प्लस 11 इंटू एस स्क्वायर प्लस 6 इंटू एस प्लस के सी प्लस 1 इक्वल टू 0. तो ये मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गई. अब यहां से हम सोल्व करेंगे. देखिए इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू 6 इंटू एस क्यूब प्लस 11 इंटू एस स्क्वायर प्लस 6 इंटू एस प्लस 1 प्लस के सी इज इक्वल टू 0. ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है. तो अब सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा राउ थेरे, बिकॉज हमें कैलकुलेट करना है केसी. सबसे पहले राउ थेरे हम यहां पर लिखेंगे. राउ थेरे लिख सकते हैं इस इक्वेशन के लिए. देखिए 6 11 6 1 प्लस केसी, ये होगी फर्स्ट रो, ये होगी सेकेंड रो. नाउ इसमें टोटल ऑर्डर जो है इक्वेशन का वो 3 है. तो जो नंबर ऑफ रो अगर हम देखेंगे तो n+1 होगी, मतलब कि 4 होगी. सो थर्ड रो इसमें होगी, देन फोर्थ रो होगी. तो थर्ड रो के कंपोनेंट होगी b1 एंड b2 एंड फोर्थ रो के होंगे c1 एंड c2. तो यहाँ पर ये कोफिशिएंट 0 है तो b2 0 हो गया, ये भी 0 हो गया. नाउ b2 एंड c2 0 हो गया. तो अब देखिए इसके लिए लिख सकते हैं b1 लिख सकते हैं. b1 हो जाएगा 11 इंटू 6 माइनस ऑफ 6 इंटू 1 प्लस के सी डिवाइड बाई 11. तो यहां से मुझे मिल गया 66 माइनस 6 माइनस ऑफ 6 के सी इज डिवाइड बाई 11. तो यहां से हमें मिल जाता है 60 माइनस 6 के सी अपॉन 11. तो अब देखिए हमें कैलकुलेट करना था केसी की वैल्यू, है ना. तो केसी की वैल्यू किस कंडीशन के लिए कैलकुलेट करनी है, देखिए आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो समझ आएगा. कैलकुलेट द केसी फॉर स्टेबल सिस्टम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ इमेजिनरी रूट्स इन द केस ऑफ द मार्जिनली स्टेबल. तो मार्जिनली स्टेबल की कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो nth रो के कंपोनेंट है वो 0 हो जाते हैं, मतलब b1 को 0 पुट करना पड़ेगा, b1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो यहां से जब b1 को 0 पुट किया तो हमें ये मिल गया 60 माइनस 6 के सी इज इक्वल टू 0. सो 6 के सी इज इक्वल टू 60, मतलब के सी इज इक्वल टू हमें मिल गया 10. क्लियर है? अदरवाइज पहले तो ओके हम मैंने यहां पर थोड़ा स्टार्टिंग में पहले केसी की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, स्टेबल सिस्टम की कंडीशन अप्लाई करेंगे. तो स्टेबल सिस्टम के लिए देखिए हमें पता है C1, पहले आप C1 भी लिख लो साथ में. C1 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखिए आपको मिलेगा b1 इंटू 1 प्लस के सी माइनस ऑफ 0 11 इंटू b2, तो b2 तो 0 है, डिवाइड बाई b1. तो b1 से b1 कैंसिल हो गया. तो c1 बेसिकली मिलेगा 1 प्लस के सी. ओके, इसको यहां पर अभी छोड़ दीजिए. नो, अब स्टेबल कंडीशन के लिए पहले आप इसको ग्रेटर देन 0 रखिए. b1 जो है बेसिकली पॉजिटिव होगा, तो ग्रेटर देन 0 की जब कंडीशन मैंने यूज की तो उस कंडीशन में देखिए मुझे क्या मिलेगा, के सी इज ओके, ये इधर आएगा तो ये लेस देन 60 हो जाएगा. ओके, तो स्टेबल सिस्टम होने के लिए मेरा केसी लेस देन 10 होना चाहिए. ये पहली कंडीशन हमने आइडेंटिफाई कर ली. और यहां से भी आप देख सकते हो, अगर रेंज लिखना चाहते हो तो C1 मेरा मिलेगा 1 प्लस के सी, तो ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो 1 प्लस के सी इज ग्रेटर देन 0 मींस के सी इज ग्रेटर देन -1. ये हमें मिल गया. तो अल्टीमेटली रेंज मेरी मिल गई -1 से ग्रेटर देन होना चाहिए केसी और लेस देन होना चाहिए 10. ये मेरी कंडीशन यहां पर कंप्लीट मिल गई मुझे. क्लियर है?
तो केसी के लिए मुझे वैल्यू मिल गई -1 से ग्रेटर देन होना चाहिए और 10 से लेस देन होना चाहिए फॉर स्टेबल सिस्टम। फॉर स्टेबल सिस्टम ये पहला पोर्शन कंप्लीट कर लिया हमने। केसी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, मतलब रेंज, इसकी बेसिकली वैल्यू नहीं होती, इसकी रेंज होती है ना। नाउ अगर मार्जिनली स्टेबल दिया उस केस में उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, इक्वल टू आप 0 पुट करोगे तो केसी के लिए आपको रैंडम वैल्यू मिलेगी। जैसे अब सेकंड जो पार्ट इसमें पूछा गया है हमें कि हमें कैलकुलेट करना है इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स हमें कैलकुलेट करना है, तो इमेजिनरी रूट्स कैलकुलेट करने के लिए देखिए हम कंडीशन कौन सी यूज करेंगे, मार्जिनली स्टेबल। मार्जिनली स्टेबल कंडीशन हम यूज करेंगे तभी इमेजिनरी रूट हमें मिलेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो b1 था उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ओके, तो b1 को हम इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो वहां से अल्टीमेटली केसी की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो 10 ही मिलने वाली है। b1 था हमारा 60 - 6 kc अपॉन 11 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे अल्टीमेटली केसी की वैल्यू मिलने वाली है 10। किसके लिए, फॉर मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। नाउ अब देखिए केसी की वैल्यू हमें मिल गई 10। तो फर्स्ट रो देखिए, इस राउथ अगेन राउथ एरे लिख रहा हूं मैं वापस से, राउथ एरे। तो राउथ एरे का फर्स्ट कंपोनेंट यहां पर था देखिए 6। ओके, मैं यहां पर इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखता हूं। हमारी इक्वेशन थी 6 11 6 11 6, देन उसके बाद में केसी प्लस 1। सो ये सेकंड रो हो गया इसका। देन उसके बाद में थर्ड रो, देन फोर्थ रो। तो ऑर्डर जो था हमारी इक्वेशन का वो था थर्ड ऑर्डर। तो थर्ड ऑर्डर के जो कंपोनेंट था b1 b2 तो 0 था, ये कंपोनेंट 0 हो जाएंगे। तो हमने अल्टीमेटली देखिए b1 को 0 पुट करके केसी 10 निकाला, मतलब इसको मैं 0 पुट कर दिया। तो n-1 रो कौन सी हो जाएगी, सेकंड रो हो जाएगी। तो n-1 और ये वाला क्या है 1 प्लस केसी, तो इसमें आप केसी की वैल्यू 10 पुट कर दीजिए, 11 मिल जाएगा हमें। ये वाली फोर्थ कोफिशिएंट जो यहाँ पर है, सेकंड रो का सेकंड कोफिशिएंट। तो ये n-1 रो के लिए जो कोफिशिएंट है, हम करना क्या चाहते हैं, इमेजिनरी रूट्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इमेजिनरी रूट कैलकुलेट करने के लिए हम अप्लाई करते हैं कंडीशन c × s² प्लस d इज इक्वल टू 0, वेयर c एंड d आर द कोफिशिएंट ऑफ n-1th रो। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं, c जो है वो हो गया 11 × s² प्लस केसी प्लस 1। तो केसी प्लस 1 क्या अपना 11 हो गया, यहाँ पर 11 पुट कर दिया मैंने इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे मिल गया s² प्लस 1 इक्वल टू 0, s स्क्वायर इक्वल टू -1 मींस कि s इक्वल टू प्लस माइनस j इमेजिनरी नंबर। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया इमेजिनरी रूट। वैसे ये इक्वेशन जो था थर्ड ऑर्डर का था, इसका एक थर्ड रूट भी एग्जिस्ट करेगा। वो रियल रूट होगा, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको इस लेसन में मिल जाएगा। ओके, तो आप पर्टिकुलर किसी भी क्वेश्चन के लिए आप सोल्व कर सकते हो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 118। इसमें देखिए आपको अगेन ब्लॉक डायग्राम गिवन है। इस ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर गिवन है, देखिए जीसी इक्वल टू केसी गिवन है। देन उसके बाद में फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के लिए गिवन है ट्रांसफर फंक्शन 1। देन प्रोसेस के लिए हमें गिवन है ट्रांसफर फंक्शन, ये गिवन है यहाँ पर kp अपॉन τ1 इंटू एस प्लस 1 इंटू τ2 इंटू एस प्लस 1। ये सेकंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन गिवन है यहाँ पर प्रोसेस के लिए। देन ये आउटपुट है, ये y और ysp इनपुट है। मेजरिंग एलिमेंट के लिए भी यूनिटी यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। नाउ वेयर जीपी इज द, जीपी बेसिकली क्या है, इन्होंने इस तरीके से लिखा था कि जीपी क्या है, मल्टीप्लिसिटी प्रोसेस विद द टाइम कांस्टेंट 1 and 0.5 विद यूनिटी गेन। मतलब इन्होंने क्या बोला, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम दो है, उनको अगर हम ऐड करते हैं सीरीज में तो उसके लिए हम बेसिकली क्या लिखेंगे, k अपॉन τ1 इंटू एस प्लस 1 यही लिखेंगे। देन सेकंड केस के लिए हम लिखेंगे k2 अपॉन τ2 इंटू एस प्लस 1। τ1 की वैल्यू उन्होंने 1 दी है, τ2 की 0.5 दी है और अल्टीमेटली k1 इंटू k2 हमने यहाँ पर कॉमन kp लिख दिया, kp अपॉन τ1 इंटू एस प्लस 1 एंड τ2 इंटू एस प्लस 1। इस तरीके से आप प्रोसेस लिख सकते हो। अगर आपको थ्योरेटिकल लैंग्वेज में दिया है तो उसका ट्रांसफर फंक्शन आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख रखा है एंड चेक द स्टेबिलिटी एट kc इक्वल टू 9.5 एंड kc इक्वल टू 11। तो यहाँ पर हमें स्टेबिलिटी चेक करना है। तो इस सिस्टम के लिए सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी 1 प्लस g ओपन लूप इक्वल टू 0। वहां से एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें मिलेगी। उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से बेसिकली हम क्या करेंगे, राउथ थ्योरी अप्लाई करके वहां पर kc की रेंज हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो वहां से हम कमेंट कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे सिस्टम स्टेबल होगा या नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू 1 प्लस जी ओपन लूप इक्वल टू 0। 1 प्लस जी ओपन लूप इक्वल टू 0। तो यहां से जी ओपन लूप क्या हो जाएगा, पाई फॉरवर्ड इनटू मेजरिंग एलिमेंट। तो ये हो गया 1 प्लस जीसी इंटू जीएफ इंटू जीपी इंटू जीएम। तो यहां पर मैंने पुट कर दिया 1 प्लस जीसी के लिए वैल्यू देखिए केसी गिवन है, देन जीएफ 1 गिवन है एंड प्रोसेस के लिए हमने लिखा है यहाँ पर केपी अपॉन τ1 इंटू
टाउ 1 इंटू एस प्लस 1, टाउ 2 इंटू एस प्लस 1, और टाउ 1 एंड टाउ 2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। टाउ 1 गिवन है 1 एंड टाउ 2 गिवन है 0.5 इनटू जीएम मैजिक एलिमेंट 1 गिवन है इक्वल टू 0। तो यहां से मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट कर सकता हूं। मैंने लिखा है यहाँ पर 1 प्लस केसी इंटू 1 प्लस केपी। ओके, क्वेश्चन में प्रोसेस गेन भी गिवन है, देखिए यूनिटी गेन लिखा हुआ है, मतलब ये जो प्रोसेस गेन है ये भी 1 गिवन है, एन केपी इक्वल टू 1 गिवन है। तो ये तीनों वैल्यू मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा। देखिए 1 अपॉन, तो टाउ 1 मैं 1 पुट कर रहा हूं, 1 इंटू एस प्लस 1 मल्टीप्लाई में है, देन उसके बाद में टाउ 2 0.5 गिवन है, 0.5 इंटू एस प्लस 1 ओवरऑल मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 0। तो यहां से जब मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सोल्व करूंगा, इसको सोल्व करने को मुझे मिल जाएगा एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 इंटू के सी इक्वल टू 0। ये मुझे मिल गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना होता है अगर आपको एक ब्लॉक डायग्राम गिवन है सिस्टम के लिए। तो सेकंड स्टेप, अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, केसी की वैल्यू। तो हम अप्लाई करेंगे अभी राउ थ्योरम। राउ थ्योरम हम यहाँ पर लिखने वाले हैं सिस्टम के लिए, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए। तो इजी सा राउ थ्योरम लिखना। फर्स्ट कोफिशिएंट, ओके ये देखता हूं मैं, एस स्क्वायर है, ओके सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है। सो 1 3 2 प्लस 2 के सी 0, नेक्स्ट कोफिशिएंट 0 हो गया। तो यहां पर देखिए n इक्वल टू 2 है, तो टोटल रो कितने होने वाली है इसमें, n प्लस 1, तो टोटल 3 रोज इसमें रहेगी। तो यहां पर आएगा मेरा कोफिशिएंट b1 एंड b2। तो यहां पर तो नेक्स्ट कोफिशिएंट 0 है, तो b2 तो 0 ही है, इसको लिखो मैं 0 लिख दो। नाउ b1 हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए b1 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, b1 इज इक्वल टू, b1 हो जाएगा यहां पर 3 इंटू 2 प्लस 2 के सी माइनस ऑफ 1 इंटू 0 0 हो गया, देन डिवाइड बाय 3 से 3 कैंसिल हो गया। b1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 के सी। अब स्टेबल सिस्टम के लिए ओके स्टेबिलिटी हमें चेक कर रहे हैं। तो स्टेबल सिस्टम के लिए हमें पता है कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहां से मुझे मिल गया 2 केसी इज ग्रेटर देन -2, तो यहां से मुझे मिल गया केसी इज ग्रेटर देन -1। मतलब इसके लिए पर्टिकुलर एक वैल्यू मिल रही है हमें कि केसी की वैल्यू -1 से ग्रेटर देन रहेगा, तो रहेगी अगर, तो हमारा जो सिस्टम है बेसिकली वो स्टेबल होगा। ये स्टेबिलिटी की कंडीशन हमें मिल गई, ओके। और मार्जिनली स्टेबल की अगर कंडीशन हम देखें, देखिए अब हम यहां पर हमें पहला वैल्यू दिया है केसी इज इक्वल टू 9.5, केसी इज इक्वल टू, चेक द स्टेबिलिटी एट 9.5 एंड केसी इज इक्वल टू 11। तो देखिए 9.5 एंड सेकंड वैल्यू 11, दोनों केस में हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल होगा। पहले में गिवन है केसी इक्वल टू 9.5, तो ग्रेटर देन -1 है, सेकंड गिवन है केसी इक्वल टू 11, तो दोनों केस में हमारा सिस्टम है वो स्टेबल रहेगा। और अगर मुझे यहां से पूछा कि इसका इमेजिनरी रूट कैलकुलेट करो, तो इमेजिनरी रूट के लिए मैं क्या करता, जो ऑर्डर है बेसिकली इक्वेशन का, देखिए उसके कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे, मतलब इसका सेकंड ऑर्डर, तो nth ऑर्डर के कोफिशिएंट में अगर 0 कंसीडर करूं, तो उससे पहले के कोफिशिएंट देखिए क्या हो गए, फर्स्ट रो के कोफिशिएंट 1 एंड 2 प्लस 2 केसी है। तो इस तरीके से आप इमेजिनरी रूट एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हो, ओके। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं दोनों कंडीशन में सिस्टम हमारा स्टेबल रहेगा, बिकॉज केसी इज ग्रेटर देन -1। ये क्लियर हो गया, यहां तक है ना। नो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 119 है इस कोर्स का। गिवन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है फोर्थ ऑर्डर की, यहां पर s पावर 4 प्लस 3 इंटू एस स्क्वायर प्लस 5 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस प्लस 2 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द स्टेबिलिटी बाय द राउथ क्राइटेरिया। यहां पर हमें राउथ क्राइटेरिया की हेल्प से स्टेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, स्टेबिलिटी देखनी है सिस्टम की स्टेबल है या नहीं है। तो सेम फंडा रहेगा अभी हमें यहां पर सोल्व करने के लिए। अब देखिए सिर्फ हमें स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है, क्लियर है। तो मैंने आपको जब यहां पर थ्योरी पोर्शन बताया था राउथ क्राइटेरिया का, राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया था, तो हमने वहां पर देखा कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें गिवन है, अगर उसको अच्छे से एनालाइज करें, अगर उसके सारे रूट, मतलब उसमें एक भी नेगेटिव माइनस साइन नहीं है, सारे प्लस साइन है, तो अगर सारे प्लस साइन है तो उसका मतलब यह है कि ये सिस्टम बेसिकली स्टेबल होने वाला है, क्लियर है। ये सिस्टम बेसिकली मेरा स्टेबल होने वाला है। लेकिन अगर एक भी माइनस साइन आ गया इक्वेशन में, अगर एक भी माइनस साइन आ जाता है, देन उस इक्वेशन में मैं बोलूंगा कि सिस्टम अनस्टेबल रहेगा, है ना। जब माइनस साइन आ जाता है तो मैं राउथ क्राइटेरिया वहां पर अप्लाई करता हूं, राउथ एरे, और वहां पर मैं चेक करता हूं कि मेरा सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। लेकिन यहां पर सिस्टम में सारे जो साइन है वो पॉजिटिव है, डायरेक्टली आप कमेंट कर सकते हो कि मेरा सिस्टम है वो बेसिकली रहेगा यहां पर स्टेबल सिस्टम रहेगा। फिर भी हम यहां पर चेक करते हैं, ओके। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, आप श्योर नहीं हो, तो उस केस में आपको क्या करना है,
यहाँ पर चेक कर लेना है, इतना टफ नहीं है। देखिए राउथ एरे लिखना 1 3 5 4 2 इजी सा। यहाँ पर ये यहाँ पर ऑर्डर कितना है, n इक्वल टू 4, तो टोटल रो हो जाएगी n प्लस 1 5 आ जाएगी। यहाँ पर ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, देन उसके बाद में थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके ये कोएफिशिएंट मैंने 0 लिख लिया, ये b1 हो गया, b2 आएगा यहाँ पर, ये 0 आ जाएगा, देन c1, देन अगर c2 में लिखूं तो ये हो जाएगा मेरा ओके c2 0 हो जाएगा, देन d1 ये कोएफिशिएंट। तो b1 b2 c1 एंड d1 हमें कैलकुलेट करना है। तो b1 हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 4 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा मेरा 11/3। देन उसके बाद में b2 हो जाएगा, b2 है ये हो गया 6 ओके 2 हो जाएगा अल्टीमेटली, b2 डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, b2 2 हो गया। यहाँ पर देखिए आप लिखोगे तो b2 जब लिखोगे तो 3 इंटू 2 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 3, तो अल्टीमेटली वापस 2 मिल जाएगा आपको। देन उसके बाद में c1 अगर लिखे तो c1 हो जाएगा यहाँ पर b1 इंटू 4, तो b1 है 11/3, b1 इंटू 4 माइनस b2 यहाँ पर 2 है तो 3 इंटू 2 6 हो गए, 3 इंटू b2 डिवाइड बाई b1 11/3 है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो मिलेगा 26/11। देन उसके बाद में हम d1 कैलकुलेट कर सकते हैं, d1 हो जाएगा c1 इंटू b2, तो c1 26/11 है एंड b2 2 है, तो ये हो गया c1 इंटू b2 माइनस ऑफ b1 इंटू 0 डिवाइड बाई c1, तो c1 से c1 कैंसिल हो गया, जो b2 आया वही हमारा होगा d1, तो 2 हो गया है। तो राउथ एरे में लिख सकता हूं यहाँ पर जो मैंने कोएफिशिएंट अभी कैलकुलेट किया है 1 3 5 2 4, ये तो हमारा फर्स्ट रो एंड सेकंड रो है। नाउ हमने कैलकुलेट किया b1 इज इक्वल टू हमें मिला 2, b2 हमें मिला b1 हमें मिला था 11/3 हमें b1 मिला था, क्लियर है। देन उसके बाद में b2 हमें मिला था 2, और उसके बाद में c1 हमें मिला 26/11, c2 0 था एंड d1 हमें मिला अगेन 2। तो कोएफिशिएंट हो गए देखिए यहाँ पर b1 हम लिखेंगे 11/3, फिर b2 2, उसके बाद में c1 26/11, उसके बाद में 2। तो फर्स्ट कॉलम जो है यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट कॉलम है राउथ एरे का, तो फर्स्ट कॉलम में सारे कोएफिशिएंट 0 है, सॉरी नॉट 0, सब पॉजिटिव है। तो जब सब पॉजिटिव है उस केस में हमारा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। सिंस देयर इज नो चेंज इन द साइन इन द फर्स्ट कॉलम देयर आर नो रूट हैविंग द पॉजिटिव रियल पार्ट एंड द सिस्टम इज स्टेबल। या उस टाइम में बोल सकते हो कि कोई भी रूट यहाँ पर बेसिकली जो कंपोनेंट है उसका साइन माइनस साइन नहीं है, ये हो गया यहाँ पर। तो सिस्टम हमारा बेसिकली क्या होगा, स्टेबल सिस्टम होगा। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 120 इस कोर्स का, यूजिंग τ1 इक्वल टू 2, τ1 equal to 1, τ2 equal to 1/2 and τ3 equal to 1/3. Determine the value of Kc for which the control system is stable. फर्स्ट पार्ट ये हो गया। ब्लॉक डायग्राम देखिए यहाँ पर गिवन है, ब्लॉक डायग्राम से हम क्या करते हैं, ब्लॉक डायग्राम से हम बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर गिवन है g1 इक्वल टू Kc, उसके बाद में सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, मेजरिंग एलिमेंट के लिए यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर एक प्रोसेस गिवन है। देन सेकंड पार्ट द वैल्यू ऑफ द Kc फॉर विच द सिस्टम इज ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी का मतलब हो गया क्रिटिकली स्टेबल सिस्टम। तो क्रिटिकली स्टेबल सिस्टम जब होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, nth रो के जो कंपोनेंट है उनको इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। डिटरमाइन द रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो यहाँ पर हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें लिखनी पड़ेगी सिस्टम के लिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें मिल जाएगी 1 प्लस जी ओपन लूप इज इक्वल टू 0, 1 प्लस जी ओपन लूप इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के सी इंटू 1 अपॉन τ1 इंटू एस प्लस 1, τ2 इंटू एस प्लस 1, ये हो गया। देन मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन मेजरिंग एलिमेंट τ3 इंटू एस प्लस 1 इक्वल टू 0। कंप्लीट हो गया मेरा इक्वेशन। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मुझे मिल जाएगा एस क्यूब प्लस 6 इंटू एस स्क्वायर प्लस 11 इंटू एस प्लस 6 इंटू 1 प्लस के सी इक्वल टू 0। ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया। तो यहाँ से देखिए अब हमें सोल्व करना है राउथ एरे की हेल्प से। यहाँ पर स्टेबिलिटी हम चेक कर रहे हैं, तो राउथ एरे से हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 6 11 6 इंटू 1 प्लस के सी। तो ये होगी फर्स्ट दो रो यहाँ पर राउथ एरे की, फर्स्ट एंड सेकेंड। टोटल रो में देखनी है तो n इक्वल टू 3 गिवन है, तो n प्लस 1 रोथ होती है, तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। मीन्स थर्ड फोर्थ रो में लिखनी है b1 b2, तो ये 0 है 0 है, b2 0 हो जाएगा, तो इसको मैं 0 लिख देता हूँ। देन ये c1, तो यहाँ से मैं b1 लिख सकता हूँ। b1 क्या हो जाएगा देखिए 6 इंटू 11 माइनस ऑफ 1 इंटू 6 इंटू 1 प्लस के सी डिवाइड बाय b1 डिवाइड बाय 6, b1 के ऊपर जो कोफिशिएंट है। तो यहां से देखिए ये कंडीशन करने पे हमें मिल जाएगा b1 इक्वल टू 66,
तो यहां से आप एक 6 कैंसिल भी कर सकते हो, ये हमें मिल जाएगा 6। ओके एक मिनट, यहां पर ये हो गया 66 माइनस 6 माइनस ऑफ 6 kc डिवाइड बाय 6, तो ये हो गया b1 इक्वल टू 60 माइनस 66 माइनस 6 और ये हो गया हमारा 6 kc b1 के लिए और डिवाइड बाय 6, ये हो गया हमारा b1। नाउ अब देखिए b2 तो 0 है ही, देन उसके बाद में c1, तो c1 क्या हो जाएगा यहाँ पर दिस इंटू दिस और ये 0 डिवाइड बाय b1 करेंगे तो 6 इंटू 1 प्लस kc अल्टीमेटली मिलेगा आपको, c1 मिल गया 6 इंटू 1 प्लस kc। अब देखिए यहाँ पर हमें पूछा क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया है यूजिंग दिस tau1 tau2 tau3 determine the value of kc for which the control system is stable। kc की ऐसी वैल्यू जिसके लिए कंट्रोल सिस्टम जो है वो स्टेबल हो। तो देखिए यहाँ पर ये जो मैंने tau1 इक्वल टू 1 पुट किया था, tau2 इक्वल टू 1/2 पुट किया था एंड tau3 इक्वल टू 1/3 पुट किया था, ये तीनों पुट करने के बाद में ये इस इक्वेशन को सोल्व किया और ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मुझे मिली। उसके बाद मैंने राउथ थ्योरम अप्लाई किया, वहां पर मैंने b1 एंड c1 मैंने कैलकुलेट किया। तो देखिए स्टेबल सिस्टम होने के लिए ये इसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा c1 एंड b1 को, तो यहां से मुझे मिल जाएगा 1 प्लस kc इज ग्रेटर देन 0 मींस kc इज ग्रेटर देन -1, ये मिल गया। देन इस b1 को भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, तो यहां से मुझे मिल जाएगा ये b1 इक्वल टू 60 माइनस 6 इंटू kc डिवाइड बाय 6 इज ग्रेटर देन 0, तो ये मिल जाएगा 6 माइनस 6 kc इज ग्रेटर देन 0 मींस kc इज लेस देन 10, ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, लेस देन 10 होना चाहिए, मतलब हमारे को एक रेंज मिल जाती है यहाँ पर -1 से 10 के बीच ही होगा, -1 से 10 के बीच होगा। तो ये तो हो गया स्टेबिलिटी के लिए रेंज। नाउ सेकंड पार्ट जो है सिस्टम स्टेबल होने के लिए केसी की वैल्यू लेस देन 10 होनी चाहिए और ग्रेटर देन -1 होनी चाहिए, है ना। नाउ अब बी पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का। बी पार्ट में हमें पूछा है एट केसी इक्वल टू, केसी की जो कंडीशन हमें गिवन थी फॉर द वैल्यू ऑफ केसी फॉर विच द सिस्टम इज ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ इनस्टेबिलिटी। तो थ्रेशोल्ड इनस्टेबिलिटी उससे बोलते हैं जब B1 जो है बेसिकली nth रो की जो कंपोनेंट है वो 0 हो जाए, है ना। nth रो की जो कंपोनेंट है वो 0 हो जाए, तो वहां पर B1 है, B1 को जब 0 पुट करेंगे तो केसी की जो वैल्यू है वो हमें मिलने वाली है केसी इक्वल टू 10, तो केसी की वैल्यू 10 मिल गई। इस कंडीशन को हम बोलते हैं द सिस्टम इज द वर्स ऑफ इनस्टेबिलिटी, क्लियर है यहां तक। एंड द एलिमेंट ऑफ द nth रो एंड द एलिमेंट ऑफ द nth रो ऑफ द एरे एंड द एलिमेंट ऑफ द nth रो ऑफ द एरे इज 0, क्लियर है। तो यहां से मैं लिख देता हूं वापस राउथ एरे, एक बार राउथ एरे हम लिखते हैं। तो राउथ एरे हमारा था 1 6 11 6 इंटू 1 प्लस केसी, जिसके बाद यहां पर B1 था, यहां पर C1 था। तो ये मेरा nth रो है ना, n इक्वल टू 3 ऑर्डर गिवन था, ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया। देन इसको हम 0 पुट किए थे तो ये 0 हो गए, ये nth रो के कंपोनेंट 0 हो गए। तो यहां से मैं लिख सकता हूं n-1th रो के कंपोनेंट के लिए मैं लिख सकता हूं c इंटू एस स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहां पर इसके कोफिशिएंट हो गए 6 इंटू एस स्क्वायर प्लस डी, यहां पर है 6। ओके, इसमें हम केसी की वैल्यू 10 पुट करते हैं, तो केसी की वैल्यू 10 पुट करने पर ये आ गया हमारा 11 इंटू 6 66। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली 66 लिख रहा हूँ डी का कोफिशिएंट, डी जो वैल्यू है डी की। तो यहाँ से मुझे मिल गया एस स्क्वायर प्लस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा एस स्क्वायर इक्वल टू -11, एस इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू जे। तो मैंने यहाँ पर दो रूट कैलकुलेट कर लिए, S1 इक्वल टू 11J एंड S1 इक्वल टू -11 इंटू जे। तो दो रूट तो हमने कैलकुलेट कर लिए। हमें इस इक्वेशन के लिए बेसिकली रूट कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन द रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमें जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिली थी उसका ऑर्डर है थर्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर टोटल 3 ऑर्डर होने वाले हैं, इसके n इक्वल टू 3 है, मींस जो नंबर ऑफ रूट्स हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रूट्स फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू 3 होंगे। मींस अभी हमने दो रूट कैलकुलेट कर लिए, S1 एंड S2, नाउ S3 हमें अभी कैलकुलेट करना है। तो इस टाइप का इक्वेशन मैंने जो फर्स्ट लेसन था हमारा स्टेबिलिटी पर, उस पर मैंने आपको बताया था, लेकिन एक बार फिर से हम इसको कंप्लीट सोल्व कर लेते हैं अभी, जिससे कि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए टॉपिक और कोई भी डाउट इस पे ना रहे। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर में देखिए अब ऑलरेडी हमारे पास में दो रूट है इस इक्वेशन के, दो रूट हमारे पास में है, एक है 11J एंड एक है -11J, दोनों इमेजिनरी रूट हमारे पास में है। नाउ अब एक जो रियल रूट है इसका वो हमें कैलकुलेट करना है। रियल रूट वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, चेक करते हैं क्या क्या रहने वाला है। सो द थर्ड
रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं s माइनस s1 s माइनस s2 s माइनस s3 इक्वल टू 0। तो मैंने कंसिडर किया ये मेरा s1 रूट है, ये मेरा s2 रूट है, तो ये मैंने पुट कर दिया s माइनस 11j ये हो जाएगा इंटू s प्लस ओके माइनस 11j, तो ये प्लस का 11j हो जाएगा, देन मल्टीप्लाई वो s माइनस s3 इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये बन जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको s स्क्वायर, देन इसको जब हम लिखेंगे माइनस 11j का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट जो है वो हमें कैंसिल हो जाएगा, 11 हो जाएगा स्क्वायर रूट, एंड उसके अलावा j स्क्वायर होता है -1, तो ये जो -1 माइनस जो है प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 11 इंटू s माइनस s3। तो इस इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा हमें s पावर 3 माइनस s3 इंटू s स्क्वायर प्लस 11 इंटू s माइनस 11 इंटू s3। ये s3 हमारा बेसिकली थर्ड रूट है, इसको कुछ आप a भी यहाँ पर पुट कर सकते हो जिससे ये s में आप कंफ्यूजन ना हो, इसको कुछ a रैंडमली पुट कर लीजिए या फिर x y z कुछ भी पुट कर लीजिए इसको रैंडम, है ना। तो ये मेरे पास इक्वेशन होगी। नाउ अब हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमने फाइंड करी थी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें मिली थी s क्यूब प्लस 6 इंटू s स्क्वायर प्लस 11 इंटू s प्लस 6 इंटू 1 प्लस kc इक्वल टू 0। तो kc इक्वल टू 10 पुट कर सकते हैं ऑन वर्ज ऑफ स्टेबिलिटी क्रिटिकली डैम्प्ड कंडीशन के लिए, क्रिटिकल स्टेबल कंडीशन के लिए यहाँ पर 10 पुट कर दिया तो मिल जाएगा s क्यूब इंटू 6 इंटू s स्क्वायर प्लस 11 इंटू s, सो ये हो जाएगा 10 इंटू 11, ये प्लस हो गया 66 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे मिल गया, देखिए s3 जो है बेसिकली हम बोल सकते हैं जो कोफिशिएंट मतलब रूट जो 3 रहेगा वो रहेगा माइनस ऑफ 6। यहाँ पर देखिए यहाँ पर -6 पुट कर दूं तो ये प्लस का 6 इंटू s स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर अगर -6 पुट कर दूं तो ये 11 इंटू 6 ये प्लस का 66 हो जाएगा, मतलब थर्ड रूट हो गया इसका -6। सो टोटल रूट हो गया इसके देखिए s1 11 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू j, देन s2 हो गया माइनस ऑफ 11 इंटू j, देन s3 हो गया -6। तो ये हमारा हो गया आंसर इस इक्वेशन के लिए। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बेसिकली लास्ट क्वेश्चन था इस लेसन का यहाँ पर। ओके गाइस, अब देखिए नेक्स्ट हमने अभी इस लेसन में जो टॉपिक यहाँ पर अभी पढ़ रहे थे स्टेबिलिटी, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अभी स्टेबिलिटी जो टॉपिक है हमारा ये कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने पढ़ा फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम हमने डिस्कस किया कंप्लीट। देन उसके बाद में हमने डिस्कस किया प्रोसेस कंट्रोलर जिसमें टाइप ऑफ कंट्रोलर हमने पढ़ा। देन इसके बाद में हमने अभी स्टेबिलिटी डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहा है वो रहा है हमारा फ्रीक्वेंसी जो रेस्पॉन्स है वो हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम डिस्कस करते हैं बॉडी प्लॉट। तो ये बेसिकली क्या है, हर एक सिस्टम के लिए हम बॉडी प्लॉट जैसे चेक करेंगे, उसमें आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए, सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए, है ना, डिफरेंट टाइप के सिस्टम के लिए हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा डिफरेंट कंट्रोलर्स के लिए भी हम डिस्कस करेंगे। तो हर एक प्रोसेस के लिए हम बॉडी प्लॉट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी रह गया है। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो मैं लेके आऊंगा। आपका जो रिमेनिंग टॉपिक है आपका फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर एंड उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका कैस्केड कंट्रोलर। ये बेसिकली एडवांस कंट्रोलर के अंदर ये दोनों टॉपिक आ जाएंगे। यहाँ पर फिफ्थ और जो 6 टॉपिक है एक छोटे टॉपिक रहेंगे एक लेसन में। देन उसके बाद में लास्ट में हम पढ़ेंगे कंट्रोलर एंड वॉल्स, इनका जो मैकेनिज्म है ना कि ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग, ये हम कंट्रोलर के लिए भी होता है और ये कंट्रोल वॉल के लिए भी होता है, दोनों के लिए कंडीशन होता है। मींस हमारा अगर इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हम बोले तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है। ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूं कि 70% कोर्स कंप्लीट हो गया है अभी तक, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम, उसके बाद में प्रोसेस कंट्रोल, उसके बाद में स्टेबिलिटी। तो आप कंप्लीट अभी तक जितने भी मैंने लेसन अपलोड किए इन सबको देख लीजिए। इसके अलावा बहुत जल्दी से मैं रिमेनिंग टॉपिक भी अपलोड करने वाला हूं। क्लियर है गाइस? देखिए यहाँ पर मैंने इंक्लूड भी किया है कि मैं नेक्स्ट लेसन में क्या डिस्कस करूंगा, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स में देखिए हम सिंपल डिस्कस करेंगे सबसे पहले एम्पलीट्यूड रेशियो, देन उसके बाद में फेज शिफ्ट या फेज एंगल। इसका थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दिया था जब साइनोसोडियल डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पॉन्स, इनपुट रेस्पॉन्स हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें मैंने साइनोसोडियल जब रेस्पॉन्स आपको पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने बताया था कि एम्पलीट्यूड रेशियो क्या होता है और फेज शिफ्ट क्या होता है। तो इसका थोड़ा सा आइडिया हम लोगों को है। एंड फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स फॉर डिफरेंट सिस्टम कंट्रोलर ये हम डिस्कस करेंगे इन बॉडी प्लॉट। ये हमारा रहेगा नेक्स्ट lesson का content. Okay guys, so thank you for watching my video. If you have any question and query then please comment in comment section and please don't forget to subscribe my channel ChemGate Academy. Okay.